नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि कक्षा 12 समाजशास्त्र यूपी बोर्ड में दूसरे चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसका नाम है भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना। उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्पना है। कक्षा 12 में 2 महत्वपूर्ण संकल्पनाओं के बारे में अध्ययन करना है दरअसल। एक माल्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत जो है, उसके बारे में अध्ययन करना है और दूसरा जनांगीय संक्रमण का सिद्धांत, इसके बारे में अध्ययन करना है। तो जनांगीय संक्रमण के सिद्धांत से संबंधित शॉर्ट टाइप के भी क्वेश्चन बन सकते हैं और एक लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन इंडिपेंडेंट रूप से भी बन सकता है। तो जनांगीय संक्रमण की अवधारणा क्या है, व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ जनांगीय संक्रमण, इसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। और इससे लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न इस प्रकार से भी बनते हैं कि भारत किस अवस्था में है, या फला देश किस अवस्था में है, या जनसंख्या चक्र किसे कहते हैं, या जनांगीय संक्रमण या जनांगीय चक्र किसे कहते हैं। इस प्रकार की बहुत सारी छोटे-छोटे प्रश्न बन सकते हैं। और जब किसी संकल्पनात्मक टाइप की क्वेश्चन बनता है, जैसे कि जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं, उसको भी तभी समझ में आएगा जब हम जनांगीय संक्रमण के सिद्धांत को अच्छे से समझेंगे। जनांगीय संक्रमण के सिद्धांत को समझने से एक बात ये भी पता चलेगी कि समाज जब विभिन्न अवस्थाओं में होता है, तो उस समय लोग का जीवन यापन किस तरीके से होता है। यानी जब लोग गरीब होते हैं तो उस समय उनकी आर्थिक दशा या उनकी सांस्कृतिक दशा कैसी होती है, और जब धीरे धीरे आदमी आर्थिक दशाएं सही होती जाती हैं तो उसकी सांस्कृतिक दशाओं में क्या परिवर्तन आता जाता है। तो इन सभी बातों का इसमें जानकारी मिलेगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जनांगीय संक्रमण को हम जनसांख्यिकीय संक्रमण भी कह सकते हैं। एक जनसंख्या का सिद्धांत है जो जनसांख्यिक इतिहास के आंकड़ों और सांख्यिकी पर आधारित है। ये जितने भी आंकड़े मिले हैं हमें औद्योगिक क्रांति से लेकर के या भारत के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में यदि देखें, तो जो भी हमें आंकड़े या सांख्यिकी मिले हैं और उस समय की जो सामाजिक और आर्थिक दशाएं हमें उपलब्ध हुई हैं, उसके आधार पर हम जनांगीय संक्रमण के सिद्धांत को बहुत ही ज़्यादा वैलिड मान सकते हैं। इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है, तो एक का नाम है W.M. थॉम्पसन 1929 में, और फ्रैंक W. नोएस्टीन 1945। इन्होंने जनांगीय संक्रमण के सिद्धांत की संकल्पना का प्रतिपादन किया है। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में और अमेरिका में प्रजनन और मृत्यु दर की प्रवृत्ति के अनुभवों के आधार पर यह सिद्धांत दिया। यानी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में उस समय जो बर्थ रेट थी और जो डेथ रेट थी, उसमें क्या डिफरेंसेस आ रहे थे, क्या उसमें अंतर आ रहा था, क्या उन दोनों में कोई रिलेशन स्थापित हो पा रहे थे, या कालखंडों के हिसाब से क्या जन्म दर और मृत्यु दर में कोई डिफरेंस हो पा रहा था, या कोई संबंध हम निकाल पा रहे थे। इसका उन्होंने अध्ययन किया। तब जाकर के W.M. थॉम्पसन और फ्रैंक W. नोएस्टीन ने जनांगीय संक्रमण के सिद्धांत की संकल्पना प्रस्तुत की। सिद्धांत क्या है, जनांगीय संक्रमण का सिद्धांत क्या है, तो यह संक्रमण सिद्धांत उच्च प्रजनन दर से, उच्च प्रजनन दर मतलब ये होता है कि जब किसी समाज या किसी देश में प्रति व्यक्ति लोगों की जनन क्षमता जो है बहुत ज़्यादा होती है, प्रजननशीलता बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको उच्च प्रजनन दर कहते हैं। जैसे भारत में वर्तमान में देखा जाए तो जो जन्म दर है वो 1.6% है। मतलब कि साल भर में 1.6% लोग अतिरिक्त भारत में जुड़ जाते हैं। जैसे कि वर्तमान में यदि भारत की जनसंख्या 135 करोड़ है, तो इसका 1.6% लोग अगले साल फिर से जुड़ जाएंगे। इसी को बोलते हैं जन्म दर। और प्रजनन दर मतलब ये होता है कि पूरे उम्र में किसी एक महिला का बच्चे पैदा करने की जो क्षमता होती है उसको बोलते हैं प्रजनन दर। तो उच्च प्रजनन दर मतलब ज़्यादा बच्चे पैदा करने की क्षमता, उसको बोलते हैं उच्च प्रजनन दर। तो जो जो गरीब समाज होता है वहाँ पर उच्च प्रजनन दर पाई जाती है, और जो आर्थिक रूप से समृद्ध समाज होता है वहाँ पे निम्न प्रजनन दर पाई जाती है। लो प्रोडक्टिविटी रेट कह सकते हैं इंग्लिश में। तो यह संक्रमण सिद्धांत उच्च प्रजनन दर से न्यून प्रजनन दर और उच्च मृत्यु दर से न्यून मृत्यु दर के जनसांख्यिकीय प्रतिमान को दर्शाता है। यानी इसमें मुख्य रूप से हमें 4 चीज़ें मिलेंगी। एक तो जो प्रोडक्टिव रेट है,
रिप्रोडक्टिव रेट हम कह लें RR, रिप्रोडक्टिव रेट उच्च रहेगी तो जो जन्म दर है बर्थ रेट वो भी उच्च हो जाएगी, और जब रिप्रोडक्टिव रेट कम होगी तो बर्थ रेट भी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो ये बात इसमें कह रहा है कि यह संक्रमण सिद्धांत उच्च प्रजनन दर से न्यून प्रजनन दर और उच्च मृत्यु दर से, यानी जो डेथ रेट है DR, उच्च डेथ रेट से निम्न डेथ रेट की ओर जब हम बढ़ते जाते हैं तो उसी को जनसांख्यिकी संक्रमण कहते हैं। जनांकिकीविद इसे जनसंख्या चक्र भी कहते हैं और भूगोलवेत्ता इसे जनांकिकी संक्रमण कहते हैं। जनसंख्या चक्र क्या होता है? जब किसी क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या का जो बर्थ रेट है, ये हम कहें कि जो रिप्रोडक्टिव रेट है RR, ये ज़्यादा होती है और बर्थ रेट ज़्यादा होती है। इस स्थिति से जब हम रिप्रोडक्टिव रेट कम और बर्थ रेट कम की स्थिति में आते हैं तो इसको जनसंख्या चक्र बोलते हैं। जाहिर सी बात है, जब व्यक्ति की जनसंख्या अधिक होगी, किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या अधिक होगी, तो वहाँ का जो डेवलपमेंट है वो बहुत कम हुआ रहेगा। लोगों के पास संसाधनों का संकेंद्रण बहुत कम मात्रा में होगा। ठीक प्रकार से संसाधनों का वितरण नहीं हो पाएगा तो लोग गरीब रहेंगे। तो जनसंख्या चक्र मतलब यही होता है कि व्यक्ति एक समय लो डेवलपमेंट में होता है, लेकिन जब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी, शिक्षा और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका डेवलपमेंट होता जाता है तो व्यक्ति का जो डेवलपमेंट है वो बढ़ता जाता है। इसका मतलब ये कि समाज में अधिकांशतः ग्रामीण, कृषि, अनपढ़ वर्ग, ये जो 3 वर्ग हैं, एक ग्रामीण वर्ग, कृषि वर्ग, अनपढ़ वर्ग, इन लोगों का जब नगरीय यानी कि ग्रामीण गांव में रहने वाला व्यक्ति जब नगर में आने लगे, कृषि करने वाला व्यक्ति जब उद्योग करने लगे और अनपढ़ व्यक्ति जब साक्षर हो जाए, 3 इसमें कैटेगरी हैं। एक, कोई ग्रामीण यानी रूरल बैकग्राउंड में रहने वाला व्यक्ति जब अर्बन बैकग्राउंड में आ जाए, जब एग्रीकल्चर करने वाला व्यक्ति इंडस्ट्रियलिस्ट बने या उद्योगों में काम करे, और तीसरा, जब कोई इलिटरेट व्यक्ति वो लिटरेट हो जाए, तो हम कह सकते हैं ये जनसंख्या चक्र है। यानी रूरल से अर्बन की ओर बढ़ना, एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की ओर बढ़ना और इलिटरेसी से लिटरेसी की ओर बढ़ना। ये जब जनसंख्या इस दिशा में बढ़ती है तो उसी को जनसंख्या चक्र बोलते हैं। और ये तीनों अवस्थाएं कब होती हैं, वो भी जनसांख्यिकी संक्रमण की जो 3 अवस्थाएं हैं उससे हमें इन तीनों के बारे में समझ में आएगा। वर्ग की ओर अग्रसर होता है तभी 3 स्पष्ट घोषित प्रकल्पनाएं सामने आती हैं। यानी जब ये स्थिति होगी तो 3 प्रकार की हम कल्पना कर सकते हैं। वो 3 कल्पनाएं क्या हैं? पहली कल्पना ये कि जनन क्षमता में ह्रास से पूर्व मृत्यु दर में कमी आना। यानी जनन क्षमता जो है, रिप्रोडक्टिव जो रेट है, उसमें कमी कब आएगी? जब उससे पहले मृत्यु दर में कमी आ जाए। समाज में जैसे विशेष रूप से भारतीय समाज में देखें तो रिप्रोडक्टिव रेट को कम करना बहुत आसान नहीं है। इसके पीछे बहुत सारे सांस्कृतिक कारण भी हैं, जो कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं वो काम करते हैं। जैसे कि लड़का का भारतीय समाज में बहुत ज़्यादा उपयोगिता है सांस्कृतिक रूप से यदि देखा जाए तो इसकी चाह में हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों का जन्म हो जाए जिसकी आवश्यकता नहीं थी। तो इस प्रकार से जनन क्षमता में ह्रास कब होगा, कमी कब होगी? लेकिन उससे पहले जो मृत्यु दर है उसमें कमी आएगी। और भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में ये स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा वैलिड भी है कि जनन क्षमता में ह्रास से पूर्व मृत्यु दर में कमी आएगी। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जब समाज गरीब होगा, जब समाज इलिटरेट होगा, जब समाज कृषि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काम कर रहा होगा, तो उस समय उसकी जनन क्षमता बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन जब टेक्नोलॉजी का और जब हेल्थ फैसिलिटीज़ जब बढ़ जाएंगी तो मृत्यु दर में कमी आ जाएगी। तो भारत जैसे समाज में जो मृत्यु दर में कमी है ये सबसे पहले आएगा, उसके बाद जनन क्षमता में कमी आएगी।
ऐसा नहीं कि जनन क्षमता में कमी पहले आ जाएगी, क्योंकि सांस्कृतिक कारणों से जनन क्षमता में कमी बहुत सालों में आएगी, बहुत दशकों में आएगी। लेकिन टेक्नोलॉजी और हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी होने की वजह से मृत्यु दर में बहुत कमी बहुत ही जल्दी किया जा सकता है। जैसे वर्तमान में देखें तो कोरोना वायरस की वजह से, CV की वजह से जो डेथ रेट थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी एक समय में। लेकिन जब हेल्थ फैसिलिटीज़ होंगी, जब वैक्सीन्स आ जाएंगे, जब HCQ या अन्य प्रकार की दवाइयाँ प्रचलन में आ जाएंगी और लोग जागरूक हो जाएंगे, तो जो डेथ रेट है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कम किया जा सकेगा। मतलब कि डेथ रेट को बहुत कम करना ये टेक्नोलॉजी, साइंटिस्ट इन लोगों के हाथ में है। लेकिन बर्थ रेट को बहुत कम कर देना ये टेक्नोलॉजी और किसी साइंटिस्ट के हाथ में नहीं है, बल्कि सामाजिक कारकों की वजह से, सांस्कृतिक कारकों की वजह से बर्थ रेट को कम या ज़्यादा किया जाता है। तो भारत में सांस्कृतिक कारणों से बर्थ रेट को एक बैग कम कर देना ये आसान नहीं है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बना दिया जाए या कोई कार्यक्रम बना दिया जाए तो उससे जनसंख्या को एकाएक कम कर दिया जाएगा। उससे हो सकता है कि कुछ फ़र्क पड़े, लेकिन जिस प्रकार से हम डेथ रेट को एक बैग कम कर सकते हैं, उस तरीके से भारत जैसे देश में बर्थ रेट को एक बैग कम नहीं कर सकते हैं। तो जो पहली प्रकल्पना हम कर सकते हैं वो ये, जो कि कल्पना जो है वो अपने आप में सही कल्पना भी है। दूसरी प्रकल्पना ये है कि मृत्यु दर से मेल जोल बनाए रखने के लिए प्रजनन दर में अंततः कमी हो जाना। मृत्यु दर से मेल जोल बनाए रखने के लिए, यानी मृत्यु दर कम होती जाएगी क्योंकि टेक्नोलॉजी और हेल्थ फैसिलिटीज़ बढ़ती जाएंगी। इस जब जैसे किसी क्षेत्र विशेष में यदि 100 लोग रहते हैं, 100 लोगों में यदि कुछ लोग बीमार हो जाते हैं और उनके मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से उनके मरने के चांसेस को कम कर लिया जाता है। यानी कि लोगों की मरने की जो संख्या वो बहुत कम होगी, यानी कि एक तरीके से जनसंख्या स्थिर बनी रहेगी। जनसंख्या स्थिर बनी रहेगी तो इसमें दो चीज़ हो सकते हैं, एक तो जनसंख्या स्थिर रूप से बढ़ती चली जाए और दूसरी ये कि जनसंख्या एक समय में एक बैग में जनसंख्या विस्फोट हो जाए। जैसे कि भारत में जो दूसरी अवस्था चल रही है उसमें देखा जा सकता है कि हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी है, इसकी वजह से जो डेथ रेट है वो कम हो गई हैं, लेकिन जो प्रजननात्मक क्षमता है, जो रिप्रोडक्टिव रेट है वो बहुत ज़्यादा बनी हुई है, अभी भी बढ़ी हुई है, जिसकी वजह से भारत में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति बनी हुई है। तो दूसरी परिकल्पना हम ये कर सकते हैं कि मृत्यु दर से मेल जोल बनाए रखने के लिए प्रजनन दर में भी कमी करना, यानी कहीं ऐसा ना हो कि हम मृत्यु दर को कम कर दिए लेकिन प्रजनन दर बरकरार बनी हुई है। तो इन दोनों को भी कम करना पड़ेगा। मृत्यु दर कम हो रही है अच्छी बात है, लेकिन प्रजनन दर को भी कम करना पड़ेगा ताकि जनसंख्या एक स्थिर या कम होती चली जाए। और तीसरी प्रकल्पना हम ये कर सकते हैं कि समाज में आर्थिक सामाजिक परिवर्तन उसके जनसांख्यिकी रूपांतरण के साथ साथ होना, यानी समाज में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन जो होगा वो जनसांख्यिकी रूपांतरण के साथ साथ होगा। या हम कह सकते हैं कि आर्थिक रूपांतरण से या सामाजिक रूपांतरण से हम जनसांख्यिकी रूपांतरण को देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जनसांख्यिकी रूपांतरण सीधा सीधा इकोनॉमिक और सोशल रिफॉर्मेशन से सीधा सीधा संबंधित भी है। जनसांख्यिकी संक्रमण की बहुत सारी पुस्तकों में 3 अवस्थाएं बताई जाती हैं जो कि सही भी है अपने आप में, लेकिन हम 2 और अवस्थाएं प्रकल्पित कर सकते हैं। 3 अवस्थाएं NCERT पुस्तक में भी दी गई है, लेकिन 2 जो अवस्थाएं हैं इसकी भी प्रकल्पना की जा सकती है जो कि कुछ देशों में पाई भी जाती है। तो एग्जाम्पल के साथ हम देखेंगे कि दुनिया भर में जितने देश हैं वो संक्रमण की किन किन अवस्थाओं में है और भारत संक्रमण की किन अवस्थाओं में है। और लास्ट में ये भी कि यूरोपीय देश में जब औद्योगिक क्रांति हुई तो औद्योगिक क्रांति से पहले, फिर औद्योगिक क्रांति में, फिर अन्य प्रकार के टेक्नोलॉजी या कहें कि तकनीकी क्रांति के समय में जनसांख्यिकी संक्रमण में किस प्रकार से परिवर्तन हुए उसको भी देखेंगे। तो आज विश्व के विभिन्न देश जनसांख्यिकी संक्रमण के भिन्न भिन्न स्तर पर हैं। जैसे कि भारत को देखा जाए तो जनसांख्यिकी संक्रमण की किस अवस्था पर है, तो द्वितीय अवस्था पर है। त्रिवार्था एक भूगोलविद हैं, त्रिवार्था के अनुसार यह आरंभ में मानव की दोहरी नीति की प्रकृति के कारण है। इसके अनुसार जैवीय दृष्टि से सभी स्थानों के मानव एक समान हैं और सभी प्रजनन की क्रिया में संलग्न हैं, परंतु सांस्कृतिक दृष्टि से विश्व के स्थान
कि मानव दूसरे स्थान के मानव से भिन्न है। मानव की सांस्कृतिक भिन्नताओं के कारण भिन्न भिन्न क्षेत्रों में विभिन्न जनन क्षमता के प्रतिमान को जन्म देती हैं। इसके कारण ही जनसांख्यिकी संक्रमण की विभिन्न अवस्थाएं पाई जाती हैं। ये जो सांस्कृतिक विभिन्नता है, इसका मतलब ये, जैसे भारत में देखें तो यहाँ पर पैट्रियार्कल सोसाइटी पाई जाती हैं। अब पैट्रियार्कल सोसाइटी में जो पुरुष हैं, मेल हैं, तो मेल को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इसकी वजह से भी हो सकता है कि वहाँ पर बर्थ रेट ज़्यादा हो, क्योंकि प्राकृतिक रूप से भी यदि देखा जाए तो प्रति 1050 स्त्रियों पर 1000 पुरुष बच्चे पैदा होते हैं, ऐसी आम धारणा है। लेकिन सांस्कृतिक कारणों से हो सकता है कि उसमें कुछ ना कुछ वैविध्यता भी हमें दिखाई दे। और जो विकसित देश हैं, जैसे कि स्विट्ज़रलैंड है, अमेरिका या अन्य कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पे जो लिटरेसी है, शिक्षा, जागरूकता, इन सब का प्रसार ज़्यादा मात्रा में होने की वजह से हो सकता है वहाँ पे प्रजननशीलता कम हो और बर्थ रेट जो है वो भी कम हो। तो हम इस तरीके से देख सकते हैं कि विभिन्न देश जो हैं, विकसित, विकासशील, अल्प विकसित, ये सब संक्रमणकालीन अवस्था में या जनांकिकी संक्रमण की विभिन्न अवस्थाओं में रहते हैं। जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत की विशेषता इसकी सुस्पष्ट संक्रमण अवस्थाएं हैं, जो ऊंची जन्म दर और ऊंची मृत्यु दर से न्यून दरों की ओर संक्रमण को 5 भागों में विभाजित करती है। कौन कौन से 5 भाग हैं? इसमें 5 अवस्थाएं हैं कि जनसंख्या के जो स्थिति है उसकी 4 अवस्थाएं हो सकती हैं। पहली अवस्था क्या हो सकती है कि उच्च एवं अस्थिर जन्म और मृत्यु दर। इसका सीधा सीधा मतलब कि जो जन्म दर है, यानी कि बर्थ रेट, वो ऊंची है, और जो मृत्यु दर है, डेथ रेट, वो भी ऊंची है। तो ये पहली अवस्था है। जब ज़्यादा लोग पैदा होंगे और ज़्यादा लोग मरेंगे तो जनसंख्या वृद्धि जो होगी वो धीमी होगी। और दूसरी अवस्था ये है उच्च जन्म दर, यानी बर्थ रेट ऊंची बनी रहेगी, क्योंकि पहले ही बताया कि बर्थ रेट को एक बैग कम करना आसान नहीं होता है, इसको कम करने में दशकों लग जाते हैं। तो बर्थ रेट तो ऊंची बनी ही रहेगी, लेकिन जो मृत्यु दर है, डेथ रेट, उसको दूसरी अवस्था में कम कर दिया जाता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का विकास हो जाता है। अब जब बर्थ रेट बढ़ता ही जा रहा है और डेथ रेट कम होता ही जा रहा है, तो इस अवस्था में जनसंख्या वृद्धि हो जाती है, जिसको जनसंख्या विस्फोट भी कहते हैं। तीसरी अवस्था क्या है कि कम होती जन्म दर, यानी कि अब जो बर्थ रेट है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, और जो डेथ रेट है वो पहले ही कम कर दी जा चुकी थी। तो इस अवस्था में क्या होगा कि जनसंख्या कम होती चली जाएगी, टोटल जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। चौथी अवस्था है निम्न जन्म और निम्न मृत्यु दर। तो इस अवस्था में जनसंख्या वृद्धि बहुत ज़्यादा धीमी हो जाएगी। पांचवी अवस्था है जन्म और मृत्यु दर लगभग बराबर हो, यानी कि यदि प्रति 1000 लोगों पे यदि 10 बच्चों का जन्म हो रहा है तो प्रति 1000 जनसंख्या पे 10 लोगों की मृत्यु भी हो जा रही है। 10 लोगों बढ़े और 10 लोग इधर घटे तो जनसंख्या एक तरीके से एकदम से स्थिर बनी हुई है, या हम कह सकते हैं कि जो जनसंख्या वृद्धि है वो शून्य हो गई है। तो ये पंचम अवस्था भी है। अब पांचों अवस्थाओं को डिटेल में देखते हैं। पहली अवस्था, यह उच्च जन्म दर, यानी जन्म दर पहली अवस्था में ऊंची बनी रहती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आदि का, या कहें कि शिक्षा, क्योंकि जन्म दर ऊंची होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? एक, लिटरेसी नहीं है, एक जागरूकता नहीं है। तो जब लिटरेसी, जागरूकता, टेक्नोलॉजी ये सब कम रहेगा, औद्योगिक क्रांति नहीं हुई रहेगी, तकनीकी क्रांति नहीं हुई रहेगी, तो जन्म दर बढ़ती ही चली जाएगी। ये एक आम धारणा है। तो जो पहली अवस्था होती है जनसंख्या में, उसमें उच्च जन्म दर होता है और उच्च मृत्यु दर होता है। इसमें धीमी जनसंख्या वृद्धि होती है, क्योंकि जितने मान लीजिए 50 बच्चे का जन्म हो रहा है प्रति 1000 लोगों पर,
तो 50 लोगों की डेथ भी हो जा रही है क्योंकि हेल्थ फैसिलिटी ठीक नहीं है। तो ऐसी अवस्था में जनसंख्या वृद्धि जो है, पॉपुलेशन ग्रोथ, वो धीमी अवस्था, मंद मंद अवस्था में चलेगी। क्योंकि इस अवस्था में जन्म दर व मृत्यु दर दोनों ही प्रकृति पर आधारित होती है। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही प्रकृति पर आधारित होती है, मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी और हेल्थ फैसिलिटीज़ का विकास नहीं होता है और न ही सांस्कृतिक चेतना ठीक प्रकार से हुई रहती है। तो कुल मिला के जो प्राकृतिक तरीके से बर्थ रेट और डेथ रेट होता चला जाता है। कोई अकाल आया तो बहुत सारे लोग उसमें मर गए, कोई महामारी आई तो उसमें बहुत सारे लोग मर गए, जैसे कि प्लेग हुआ था 1919 में भारत में। तो प्रकृति पर आधारित होती है कि कितने लोग का मृत्यु हो जाए अकाल या प्राकृतिक कारणों से, और सांस्कृतिक कारणों से कितने ज़्यादा लोगों का जन्म हो जाए। तो ये पहली अवस्था होती है। इसमें क्या हो सकता है कि इसमें कभी जनसंख्या वृद्धि धनात्मक भी हो सकती है तो कभी ऋणात्मक भी हो सकती है, दोनों इसमें चांसेस होते हैं। इस अवस्था में जन्म दर कितना होता है? जन्म दर व मृत्यु दर दोनों ही 30 से 35 होता है प्रति हजार, यानी कि 1000 की जनसंख्या के पीछे लगभग 30 से 35 लोगों का जन्म होता है और लगभग 30 से 35 लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। यदि 30 लोगों का जन्म हुआ है, हम कह लें कि यदि 35 लोगों का जन्म हुआ है और 30 लोगों की मृत्यु हुई है तो जनसंख्या वृद्धि धनात्मक हो जाएगी। यदि 30 लोगों का जन्म हुआ है और 35 लोगों की मृत्यु हुई है तो जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक हो जाएगी। तो ये दोनों दशाएं हो सकती हैं प्रथम अवस्था में। यह वैसे देशों की विशेषता है जहां समाज का ढांचा परंपरावादी है। परंपरावादी समाज जहां पर होता है, सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के कारण इस प्रकार के समाजों में उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर मिलती है। जो भारत में जो 1900 सन 1900 ईस्वी से पहले की जो स्थिति थी वो प्रथम अवस्था की ही स्थिति थी। एडम स्मिथ ने भी एक बहुत अच्छी संकल्पना दी है। उन्होंने कहा है कि जनांक उर्वरता का अनुकूलतम वातावरण दरिद्रता द्वारा निर्धारित होता है। यानी जनांक की उर्वरता जितनी ज़्यादा हो रही है, यानी कि अनुकूल दशाएं मिल पा रही हैं, इसका मतलब कि वो वातावरण उतना ही ज़्यादा दरिद्र है। यानी कि जनसंख्या वृद्धि उसी समाज में ज़्यादा होती है जिस समाज में गरीबी ज़्यादा होती है। अर्थात जो समाज जितना गरीब होता है जनसंख्या वृद्धि उतनी ही तेज होगी। इसमें एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। इथियोपिया जो कि अफ्रीका में एक कंट्री है, सोमालिया, लाओस जो कि दक्षिण पूर्वी एशिया में है, पापुआ न्यू गिनी जो कि एक द्वीपीय देश है, तो आदि देश इस अवस्था के अंतर्गत लिए जा सकते हैं। द्वितीय अवस्था में क्या होता है? इसे जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। द्वितीय अवस्था जनसंख्या विस्फोट या संक्रमण की अवस्था होती है। प्रश्न ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं या ऐसे कि संक्रमण की अवस्था किसे कहते हैं। तो इसमें क्या होती है, इसकी क्या विशेषता है कि इसमें जन्म दर उच्च बनी रहती है लेकिन मृत्यु दर को घटा लिया जाता है। जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसका विकास हो जाता है। इस अवस्था की प्रमुख विशेषता यह होती है कि जनसंख्या विस्फोट हो जाता है क्योंकि जन्म दर तो बढ़ती ही जाती है लेकिन मृत्यु दर को घटा लिया जाता है, यानी ओवरऑल पॉपुलेशन का विस्फोट हो जाता है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाता है। इसमें सामान्य गणना क्या बताती है कि सामान्यतः जन्म दर जो होता है वो प्रति हजार जनसंख्या पे 40 से 50 होती है, जबकि जो मृत्यु होती है वो 15 से 20 ही होती है। तो इस प्रकार से देखें तो लगभग दोगुनी दर से जनसंख्या वृद्धि होती है। विश्व के अधिकतर विकासशील देश इसी अवस्था में है, जैसे कि भारत भी है। यहाँ चिकित्सा सुविधा के विस्तार तो हो गया है जिससे मृत्यु दर में कमी आ गई है, लेकिन सामाजिक आर्थिक परिस्थिति ऐसी है जिससे वहाँ पे जो जन्म दर है वो ठीक प्रकार से कम नहीं किया गया है। जैसे द्वितीय अवस्था आगे बढ़ती है, जन्म दर में धीरे धीरे गिरावट दिखाई देने लगती है, यानी जब तीसरी अवस्था में हम जाएंगे तो धीरे धीरे जन्म दर में भी कमी आती जाएगी क्योंकि शिक्षा का प्रसार, जागरूकता का प्रसार अच्छी तरीके से हो चुका होगा। जैसे भारत में 1970 के दशक में इंदिरा गांधी के समय में भी जनसंख्या नियंत्रण के कार्यक्रम बहुत सारे चलाए गए थे। तो उस समय हम देख सकते हैं कि
जनसंख्या वृद्धि, जो जन्म दर है वो धीरे धीरे उस समय कम किया गया रहा होगा, और जो मृत्यु दर है वो पहले ही कम की जा चुकी थी। तो ये तृतीय अवस्था होती है। इस अवस्था वाले देशों में ये जो द्वितीय अवस्था होती है, जिसमें जनसंख्या विस्फोट बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, उस देशों में क्या क्या नुकसान होते हैं। एक तो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो जाती है, अशिक्षा बहुत ज़्यादा होता है, बुनियादी सेवाओं की कमी होती है, और खाद्यान्न की भी कमी होती है। जैसे भारत में भी 1960-70 के दशक में खाद्यान्न का बहुत ज़्यादा संकट हुआ था, तो हरित क्रांति लाई गई थी। तो खाद्यान्न में इस समय हम लोग आत्मनिर्भर हो चुके हैं। अशिक्षा का प्रसार अब भी लगभग बना हुआ है, लेकिन आज़ादी के बाद के समय में इलिटरेसी बहुत ही ज़्यादा थी। बेरोजगारी भी बनी रहती है ऐसी स्थिति में। इसकी क्या फ़ायदा है? एक तो जनसांख्यिकी लाभांश मिल जाता है जब ज़्यादा लोग रहते हैं किसी देश में, उसमें जो युवा आबादी है उसकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है, तो देश को एक मानव संसाधन के रूप में लाभ तो होता है। और ऐसी स्थिति में जो खेती वो सघन जीवन निर्वाह कृषि बनकर रह जाती है, और जो विकास कार्य हैं वो भी प्रारंभ किए जा सकते हैं क्योंकि जनसांख्यिकी लाभांश मिलता है। तो द्वितीय अवस्था में कौन कौन से देश बताए गए उदाहरण के लिए, जैसे इसमें अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका है, अमेरिका नहीं लैटिन अमेरिका, म्यांमार भी है, लाओस है, इंडोनेशिया है, ईरान, सऊदी अरब। भारत इस अवस्था में 1921 में आया। 1921 में भारत द्वितीय अवस्था में आया। द्वितीय अवस्था में आने का मतलब ये कि जन्म दर ऊंची बनी हुई रहे और मृत्यु दर को घटा लिया गया। 1921 में मृत्यु दर क्यों घटा लिया गया? एक तो उसका देख सकते हैं 1919 में एक बहुत बड़ा, हम कह लें कि पैंडेमिक आया था, प्लेग पैंडेमिक जिसको कह सकते हैं। उसकी वजह से बहुत सारे लोगों का मृत्यु हो गया था। इसके अलावा देश में बहुत सारे आंदोलन भी चल रहे थे जिसमें भी अंग्रेज़ों के द्वारा पतन किया गया, लोगों का नरसंहार किया गया, और भी बहुत सारे कारणों की वजह से 1921 के समय में जनसंख्या जो जन्म दर है वो जन्म दर तो बनी ही रही, लेकिन मृत्यु दर जो है वो ज़्यादा बढ़ गई। तो द्वितीय अवस्था में भारत 1921 में था। अब आ गया तृतीय अवस्था। तीसरी अवस्था की क्या विशेषताएं हैं? इसमें जनसंख्या वृद्धि में कमी आती जाती है। जनसंख्या वृद्धि में कमी कब आएगी? जब साक्षरता में प्रसार होगा, लिटरेसी बढ़ेगी, छोटे परिवार के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, और सामाजिक आर्थिक विकास जब होगा, तो इससे जन्म दर में धीरे धीरे कमी आती जाती है, और मृत्यु दर तो पहले ही घट चुका होता है। इस अवस्था में गणना क्या बताती है कि जो जन्म दर है वो 20 से 30 प्रति हज़ार होती है, यानी कि कम हो जाती है, जो कि पहले 45 से 50 थी। तीसरी अवस्था में 20 से 30 प्रति हज़ार हो जाती है, और मृत्यु दर और भी ज़्यादा कम हो जाती है, यानी 10 से 15। इस स्थिति में भी जनसंख्या वृद्धि होती रहती है, लेकिन धीमी गति से बढ़ती है। जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इस अवस्था में धीमी जनसंख्या वृद्धि होती है। इस अवस्था में कौन कौन से देश हैं? एक तो पूर्वी यूरोप वाले देश हैं, मध्य एशिया है, चीन भी है। भारत भी इस अवस्था में 1991 में आया, जब 3 प्रकार के, हम कह सकते हैं, जो लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइज, LPG जो होता है, उदारीकरण, वैश्वीकरण और प्राइवेटीकरण, ये जब तीनों आर्थिक नीतियाँ लागू की गई, तो उस समय की स्थिति में ऐसा देखा जा सकता है कि भारत तृतीय अवस्था में था। यानी उस समय बर्थ रेट को कम कर लिया गया और डेथ रेट को भी कम कर लिया गया। बर्थ रेट कम करने का मतलब कि वो 25 से 30 के बीच में आ गया, या 20 से 30 के बीच में आ गया, और जो डेथ रेट है वो 10 से 15 के बीच में आ गया। इसमें कौन कौन से देश हैं? तृतीय अवस्था में एक इजराइल, पुर्तगाल, न्यूजीलैंड, जापान, स्पेन, चिली। अब आगे चौथी अवस्था। चौथी अवस्था में क्या होता है? जनसंख्या वृद्धि स्थिर अवस्था में होती है। जनसंख्या वृद्धि जो कुल मिला के स्थिर हो जाती है।
इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही न्यून हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। जन्म दर जो है वो 10 से 15 प्रति हज़ार होता है, जो कि तृतीय अवस्था में देखें जो 20 से 30 हुआ था, चौथी अवस्था में 10 से 15 प्रति हज़ार रह जाता है और मृत्यु दर 10 से भी कम रह जाती है। तो ऐसी स्थिति में कह सकते हैं कि वहाँ पे जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक गति से बढ़ती है। और ये जो विशेषता है ये एक विकसित समाज की विशेषता है, जहाँ पे जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही बहुत ज़्यादा न्यून हो जाए। ऐसे कंट्रीज़ के यदि नाम लें तो G8 की जो कंट्रीज़ हैं, जैसे कि हम कह लें अमेरिका है, जापान है, इसके अलावा कुछ और भी देश हैं जो कि G8 में आते हैं। फ्रांस है कह लें, जर्मनी कह लें, ये सारे G8 में आते हैं। तो ये सब विकसित देश हैं। इसके अलावा सिंगापुर है, हांगकांग और पश्चिमी यूरोप, ये बहुत ज़्यादा विकसित देश हैं जहाँ पर हम चौथी अवस्था को भी देख सकते हैं। और भारत इस अवस्था में कब पहुँचेगा तो कह सकते हैं कि 2021 से 2025 के बीच में भारत भी विकसित देशों की श्रेणी में पहुँच सकता है। और भारत के भी लक्ष्य है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर दी जाए और जो हमारा इकोनॉमिक GDP जो रेट है वो भी 7-8% की दर से बढ़ती चली जाए और $5 ट्रिलियन की इकॉनमी 2024 तक बना दिया जाए और कह लें कि 2050 तक विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक भारत को भी बनाया जाए। 2024-25 तक कह लें विश्व की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत को शामिल कर लिया जाए। तो जब ऐसी स्थिति बनेगी, GDP दर अच्छी तरीके से होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोगों के कौशल का विकास किया जाएगा, तो धीरे धीरे भारत भी विकसित समाज की श्रेणी में पहुंच जाएगा। पांचवी अवस्था क्या है? पांचवी अवस्था ऋणात्मक वृद्धि की अवस्था होती है। कोलिन क्लार्क ने इसको ऋणात्मक वृद्धि की अवस्था कहा है, क्योंकि यहाँ मृत्यु दर जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, परंतु पारिवारिक संस्थाओं एवं विवाह जैसे मूल्यों के पतन के कारण जन्म दर मृत्यु दर से भी कम रहती है। यानी जन्म दर यदि 10 है तो मृत्यु दर बढ़ी ही रहेगी। जैसे मान लीजिए 12 मृत्यु दर है तो जन्म दर उससे भी कम रहेगी। तो ऐसी स्थिति में ऋणात्मक वृद्धि होती है। यह अत्यधिक विकसित एवं तकनीकी समाज का दोतक है। 1970 ईस्वी के बाद इस तरह की प्रवृत्ति देखी गई। यह एक प्रकार से जातीय संहार या जनांक अपरदन की अवस्था कही जा सकती है। इसमें कौन कौन से देश हैं? स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, आइसलैंड और विकसित देशों के जो बड़े बड़े नगर हैं, महानगर हैं, उनको भी श्रेणी में रख सकते हैं। अब यूरोपीय देश के संदर्भ में एक यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि औद्योगिक क्रांति के समय या उसके बाद क्या क्या अवस्थाएं थीं। तो यूरोपीय देशों के संदर्भ में ये अवस्थाएं निम्न प्रकार से रही हैं। पहली अवस्था यानी उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर कब थी? औद्योगिक क्रांति से पहले थी। दूसरी अवस्था यानी कि उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, ये कब आई? औद्योगिक क्रांति से प्रथम विश्व युद्ध यानी कि 1918 तक। औद्योगिक क्रांति से 1918 तक उच्च जन्म दर बनी रही, यानी कि कह लें कि 1750 के आसपास औद्योगिक क्रांति हुई थी। तब से लेकर के 1918 तक 150-200 सालों तक जन्म दर बढ़ती ही रही, लेकिन मृत्यु दर को घटा लिया गया। यानी जन्म दर को कम करना वो सांस्कृतिक कारणों से होता है, तो बहुत लंबा समय लगा वहाँ पर भी। लेकिन दूसरी अवस्था जो थी वो 1918 तक रही। फिर तीसरी अवस्था जो है सुधरने लगी, जिसमें डेथ रेट को तो कम कर दिया गया, लेकिन 1950 तक बर्थ रेट को भी कम कर दिया गया। चौथी अवस्था यानी कि निम्न मृत्यु दर और निम्न जन्म दर, ये 1950 ईस्वी के बाद आई। और पांचवी अवस्था यानी कि जो जन्म दर है वो कम है और मृत्यु दर जो है उससे थोड़ा बहुत भले ही ज़्यादा है, लेकिन जन्म दर मृत्यु दर की अपेक्षा कम है, तो इसमें ऋणात्मक वृद्धि दर होती है। ये 1970 ईस्वी के बाद आया। विश्व के अधिकतर देशों में इस सिद्धांत को आधार बनाकर जनांक आर्थिक एवं सामाजिक कार्यक्रम बनाए जाते हैं कि कौन सा देश किस अवस्था में है, जन्म दर कितनी बढ़ रही है, कितनी घट रही है, मृत्यु दर कितनी घट रही है, पॉपुलेशन की क्या स्थिति होने वाली है। तो इससे पता चलता है कि लोगों में लिटरेसी, टेक्नोलॉजी का विकास, हेल्थ फैसिलिटीज़ कितनी ज़्यादा मात्रा में मिल पा रही हैं। तो इससे हम विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, जो कल्याणकारी कार्यक्रम हैं, उनको हम बना सकते हैं। परंतु कई बार
एक अपवाद की श्रेणी में हम कह सकते हैं कि सामाजिक आर्थिक परिस्थितियाँ जनसंख्या वृद्धि से सीधा संबंध नहीं रखती हैं। लेकिन अनेक बार ऐसे देखा जाता है कि सामाजिक आर्थिक परिस्थितियाँ जनसंख्या वृद्धि से सीधा संबंध रखती हैं। कहीं कहीं अपवाद हो सकता है उसको छोड़ करके, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये सही होते हैं सिद्धांत। एक एग्जाम्पल दिया गया है अपवाद के रूप में, जैसे चीन में तुलनात्मक रूप से सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के बावजूद, यानी वहाँ पे सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन हुआ, लेकिन फिर भी राजनीतिक व प्रशासनिक प्रयासों में जन्म दर और मृत्यु दर को काफ़ी कम कर दिया गया। जबकि अरब देशों और तेल निर्यातक इस्लामी देशों में अभूतपूर्व आर्थिक प्रगति के बावजूद, यानी कि वहाँ पे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन उस प्रकार से पॉपुलेशन में ह्रास नहीं हो पाया है। तो कुछ एक दो अपवाद ऐसे हो सकते हैं, लेकिन अनेक स्थितियों में ऐसा देखा जाता है कि जैसे जैसे आर्थिक विकास होता जाता है वैसे वैसे जनसांख्यिकी जो विकास है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, वो धीरे धीरे कम होता जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये जो संकल्पना है जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत वो समझ में आया होगा। एक और बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसको माल्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत कहते हैं, उसको अन्य वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो में इतना ही। इसको देखने के लिए धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली इस वीडियोस मिल सकें, और अपने साथियों के साथ शेयर भी कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।